सभी का स्वागत है। आज हम डी फार्मा सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी का पहला चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। आज हम समझेंगे कि एक दवा हमारे शरीर में कैसे काम करती है, मतलब ठीक उस पल से जब हम उसे लेते हैं उस पल तक जब वो अपना काम करके शरीर से बाहर निकल जाती है। तो इस सफर में हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन एंड स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी, यानी फार्माकोलॉजी आखिर है क्या और इसका दायरा कहाँ तक फैला हुआ है। फिर हम पता लगाएंगे वेरियस रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, मतलब दवाएं शरीर में किन किन रास्तों से जा सकती हैं और हर रास्ते के क्या फायदे और क्या नुकसान हैं। इसके बाद हम समझेंगे ड्रग अब्जॉर्प्शन, डेफिनेशन, टाइप्स, फैक्टर्स अफेक्टिंग ड्रग अब्जॉर्प्शन, यानी दवा हमारे शरीर में सोखती कैसे है और कौन सी चीजें हैं जो इस पर असर डालती हैं। फिर एक बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट आएगा, बायोअवेलेबिलिटी एंड द फैक्टर्स अफेक्टिंग बायोअवेलेबिलिटी, मतलब ये कि दवा का कितना हिस्सा असल में हमारे खून तक पहुंच पाता है। इसके बाद हम देखेंगे ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन, डेफिनेशन, फैक्टर्स अफेक्टिंग ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन, यानी खून में पहुंचने के बाद दवा पूरे शरीर में फैलती कैसे है। फिर हम जानेंगे बायो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ड्रग्स, डेफिनेशन, टाइप्स, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग मेटाबॉलिज्म्स, यानी हमारा शरीर दवा को कैसे बदलता है। और आखिर में एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग्स, डेफिनेशन, रूट्स ऑफ ड्रग एक्सक्रीशन, यानी शरीर उस दवा को बाहर कैसे निकालता है। तो चलिए इस पूरी कहानी को शुरू से समझते हैं। तो ये है हमारा आज का रोड मैप। हम फार्माकोलॉजी के इंट्रोडक्शन से शुरू करेंगे, फिर दवा के अलग अलग रास्तों को जानेंगे, उसके बाद उसकी पूरी यात्रा को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, एब्जॉर्प्शन, बायोअवेलेबिलिटी, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और आखिर में एक्सक्रीशन। चलिए पहले पड़ाव से शुरू करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक से। जब हम फार्माकोलॉजी शब्द सुनते हैं तो इसका असल में मतलब क्या होता है। ये सिर्फ दवाओं के नाम याद करना नहीं है, बल्कि ये एक पूरी कहानी है कि दवाएं हमारे शरीर के साथ कैसे इंटरैक्ट करती हैं। तो इस सेक्शन में हम इसी कहानी की नींव रखेंगे, इसके कॉन्सेप्ट्स और इतिहास को समझेंगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन। Pharmacology can be defined as the study of interactions between drug and biological system. इसका मतलब ये होता है कि फार्माकोलॉजी विज्ञान की वो शाखा है जिसमें हम ये पढ़ते हैं कि कोई दवा और हमारा जीवित शरीर यानी बायोलॉजिकल सिस्टम एक दूसरे पर क्या असर डालते हैं। द वर्ड फार्माकोलॉजी डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड। ये जो शब्द है फार्माकोलॉजी, ये ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है फार्माकॉन, जिसका मतलब होता है ड्रग यानी दवा, और दूसरा है लॉगोस, जिसका मतलब है स्टडीड यानी अध्ययन करना। तो इसका पूरा मतलब क्या हुआ? स्टडी ऑफ ड्रग एंड देयर एक्शन ऑन लिविंग बॉडी। आसान शब्दों में कहें तो दवा क्या है और वो एक जीवित शरीर पर क्या असर दिखाती है, इसी की पढ़ाई को फार्माकोलॉजी कहते हैं। इट इंक्लूड्स द नॉलेज ऑफ हिस्ट्री, सोर्स, बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड थेरेप्यूटिक यूजेस ऑफ ड्रग, यानी इसके अंदर हम दवा का पूरा इतिहास पढ़ते हैं। वो कहाँ से मिली, उसकी केमिस्ट्री क्या है, शरीर पर उसका असर क्या होता है, वो काम कैसे करती है और इलाज में उसका इस्तेमाल कैसे होता है, ये सब कुछ इसमें शामिल है। अब आते हैं ब्रांचेस ऑफ फार्माकोलॉजी पर। देखिए, इसकी दो मुख्य शाखाएं हैं। पहली है 1. फार्माकोकाइनेटिक्स, व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग। इसे समझने का एक बहुत आसान तरीका है। फार्माकोकाइनेटिक्स का मतलब है कि हमारा शरीर दवा के साथ क्या करता है। सोचिए, हमारा शरीर एक फैक्ट्री है और दवा एक कच्चा माल है। तो ये फैक्ट्री इस माल को कैसे सोखती है, एब्जॉर्प्शन, कैसे उसे अलग अलग विभागों में भेजती है, डिस्ट्रीब्यूशन, कैसे उसे प्रोसेस करती है, मेटाबॉलिज्म, और आखिर में बचे हुए कचरे को कैसे बाहर फेंकती है, एक्सक्रीशन। इसी को हम शॉर्ट में ADME कहते हैं। दूसरी शाखा है 2. फार्माकोडायनामिक्स, व्हाट ड्रग डज टू द बॉडी, यानी दवा हमारे शरीर के साथ क्या करती है। मतलब वो कच्चा माल फैक्ट्री में जाकर आखिर करता क्या है, क्या वो किसी मशीन को चालू करता है या बंद, यही दवा का असली असर है। इट डील्स विद द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ ड्रग। इसमें हम दवा के काम करने का तरीका और उसके असर के बारे में पढ़ते हैं। अब कुछ और जरूरी टर्म्स देखते हैं। पहला, टॉक्सिकोलॉजी, द साइंस ऑफ पॉइजन्स। सिंपल शब्दों में ये जहर का विज्ञान है। इट डील्स विद इफेक्ट्स ऑफ पॉइजन्स, मेथड्स फॉर देयर डिटेक्शन, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। इसमें हम जहर के असर के बारे में, उनका पता लगाने के तरीकों के बारे में और उनके इलाज के बारे में पढ़ते हैं। दूसरा है कीमोथेरेपी,
डिस्ट्रॉइंग कॉजेटिव ऑर्गेनिजम्स विदाउट डिस्ट्रॉइंग होस्ट सेल्स। इसका मतलब है शरीर के अंदर बीमारी फैलाने वाले कीटाणुओं जैसे बैक्टीरिया या वायरस को मारना, पर इस बात का ध्यान रखना कि हमारे शरीर की अपनी कोशिकाओं को कोई नुकसान ना पहुंचे। और तीसरा है फार्माकोपिया, ऑफिशियल कोड ऑफ सिलेक्टेड एस्टैब्लिश्ड ड्रग्स एंड मेडिकल प्रिपरेशन। आप इसे दवाओं की ऑफिशियल रेसिपी बुक की तरह समझ सकते हैं। इसमें हर दवा की शुद्धता, उसकी ताकत और उसकी पहचान के सारे नियम लिखे होते हैं, ताकि दुनिया में कहीं भी बनी दवा एक जैसी और सुरक्षित हो। जैसे कि एक्स इंडियन फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया यूएस। चलिए अब देखते हैं कि फार्माकोलॉजी का विकास आखिर हुआ कैसे। इसकी कहानी कुछ बहुत ही कमाल के वैज्ञानिकों से शुरू होती है। सबसे पहले हैं फ्रांसवा मैगेंडी, 1773 to 1855। इन्होंने हमें सिखाया कि विज्ञान तथ्यों पर आधारित होना चाहिए, सिर्फ अंदाजों पर नहीं। He laid down the dictum, facts and facts alone are the basis of science। मतलब सिर्फ तथ्य ही विज्ञान का आधार हैं। इन्होंने ही जानवरों पर प्रयोग करके दवा के असर को समझने की नींव रखी थी। 2. क्लॉड बर्नार्ड, 1813 to 1878, investigated the plant extract curare and proposed a site of action for this agent। इन्होंने ये पता लगाया कि दवाएं शरीर में किसी खास जगह पर जाकर ही काम करती हैं, हर जगह नहीं। 3. रुडोल्फ बुकहेम, 1820 to 1879। In 1847, Buckham established the first laboratory for experimental pharmacology। इन्होंने तो अपने घर के बेसमेंट में ही दुनिया की पहली फार्माकोलॉजी लैब बना दी थी, जिसे क्रेडल ऑफ एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी कहा गया, यानी प्रायोगिक फार्माकोलॉजी का पालना। 4. ऑसवाल्ड श्मीडरबर्ग, 1838 to 1921। He is father of pharmacology। लेकिन इस फील्ड का असली पिता ऑसवाल्ड श्मीडरबर्ग को माना जाता है, जिन्होंने इसे एक व्यवस्थित विज्ञान बनाया एंड पब्लिश्ड फर्स्ट जर्नल ऑफ फार्माकोलॉजी, और फार्माकोलॉजी की पहली पत्रिका भी प्रकाशित की। और आखिर में J.N. लैंगली एंड हेनरी डेल, pioneered pharmacology in England, taking physiological approach। इन्होंने इंग्लैंड में फार्माकोलॉजी को आगे बढ़ाया। अब जब हम फार्माकोलॉजी के बेसिक्स को समझ गए हैं, तो चलिए कुछ प्रैक्टिकल बात करते हैं। एक दवा को शरीर में पहुंचाने के कई रास्ते हो सकते हैं, जैसे गोली, इंजेक्शन या फिर कोई क्रीम। लेकिन डॉक्टर ये कैसे तय करते हैं कि किसी मरीज के लिए कौन सा रास्ता सबसे अच्छा रहेगा? इस सेक्शन में हम इन्हीं रास्तों को एक्सप्लोर करेंगे। तो इंट्रोडक्शन, routes of drug administration is the path by which the drug is introduced into the body for treatment of disease। इसका मतलब है कि ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का रास्ता वो तरीका है जिससे दवा को किसी बीमारी के इलाज के लिए शरीर में पहुंचाया जाता है। Drugs are available in various forms like tablet, capsule, suspension, ointment, cream, injection, etc। जैसा कि हम सब जानते हैं, दवाएं कई रूपों में आती हैं। अब जरा इस फ्लो चार्ट को देखते हैं। जो लिक्विड दवाएं होती हैं, उन्हें हम दो मुख्य टीमों में बांट सकते हैं। पहली टीम है मोनोफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म, जिसका मतलब होता है एक जैसा घुल। जैसे पानी में चीनी पूरी तरह घुल जाती है और आप दोनों को अलग अलग नहीं देख सकते, बिल्कुल वैसे ही। इस टीम में आते हैं इंटरनल यूज यानी आंतरिक उपयोग के लिए सिरप, मिक्सचर, एलिक्सर्स, और एक्सटर्नल यूज यानी बाहरी उपयोग के लिए गार्गल, माउथवॉश, लोशंस, नेजल ड्रॉप्स और ईयर ड्रॉप्स। दूसरी टीम है बाइफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म, जिसका मतलब है दो अलग अलग फेज वाली चीजें। जैसे पानी में अगर तेल मिला दें तो तेल की बूंदें अलग तैरती रहती हैं। इस टीम के उदाहरण हैं सस्पेंशन और इमल्शन। अब हम एडमिनिस्ट्रेशन के तरीकों को थोड़ा विस्तार से देखते हैं। सबसे कॉमन तरीका है ए, ओरल। इन दिस रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन द ड्रग इज प्लेस्ड इन माउथ कैविटी, इज स्वॉलोड, यानी मुंह के रास्ते से दवा लेना, जैसे कि गोली या कैप्सूल। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज यानी फायदा क्या है? इकोनॉमिकल चांस ऑफ एक्यूट ड्रग रिएक्शन। ये सस्ता और काफ़ी सुरक्षित तरीका है। वेरी कन्वीनियंट फॉर चिल्ड्रन एंड एज्ड पीपल। ये बच्चों और बुजुर्गों के लिए भी बहुत आसान होता है। लेकिन इसका डिसएडवांटेज यानी नुकसान क्या है? इरिटेशन टू गैस्ट्रिक म्यूकोजा। कुछ दवाएं पेट में जाकर जलन पैदा कर सकती हैं, कैन कॉज नोजिया एंड वॉमिटिंग, और कभी कभी जी मिचलाना या उल्टी भी हो सकती है। साथ ही पेट के एसिड कुछ दवाओं का असर कम भी कर देते हैं। दूसरा तरीका है बी, रेक्टल। सपोजिटरी स्वेनेमा आर ड्रग दैट आर प्लेस्ड इन रेक्टल रूट, यानी दवा को मलाशय मार्ग से देना। इसका एडवांटेज ये है, यूज इन द केस ऑफ वॉमिटिंग। ये तब बहुत काम आता है जब कोई मरीज लगातार उल्टी कर रहा हो या बेहोश हो और मुंह से दवा नहीं ले सकता। लेकिन इसमें समस्या ये है, अब्जॉर्प्शन इज स्लो ऑफ दिस रूट एंड एराटिक। इस रास्ते से दवा का एब्जॉर्प्शन यानी सोखना काफी धीमा और कई बार भरोसेमंद नहीं होता।
अब कुछ खास रास्तों की बात करते हैं। पहला है सबलिंगुअल और ब्यूकल रूट। इसमें सबलिंगुअल का मतलब है दिस डोसेज फॉर्म इज प्लेस्ड अंडर द टंग, यानी दवा को जीभ के ठीक नीचे रखकर घुलाना। और ब्यूकल रूट में ड्रग केप्ट विद इन द माउथ अराउंड द चीक्स, यानी गाल और मसूड़ों के बीच में रखकर घुलाना। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है? रैपिड एब्जॉर्प्शन ऑफ द ड्रग। दवा सीधे खून में जाती है, जिससे इसका असर बहुत तेज होता है। ड्रग्स डू नॉट अंडरगो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, और ये पेट और लिवर के चेक पॉइंट को बाईपास कर देती है, जिससे दवा बर्बाद नहीं होती। लेकिन इसका डिसएडवांटेज है ओनली स्मॉल डोज कैन टेक। इस रास्ते से हम सिर्फ बहुत छोटी डोज ही दे सकते हैं। अब आते हैं पैरेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन पर। द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अदर्स देन द इंटेरियल रूट, मतलब आंतों के रास्ते जैसे ओरल या रेक्टल को छोड़कर बाकी सभी रास्ते पैरेंट्रल कहलाते हैं, जिसमें इंजेक्शन शामिल है। इसमें सबसे पहला और सबसे डायरेक्ट रास्ता है इंट्रावीनस आईवी रूट। IV is the route of drug administration in which the drugs are administered into the veins. इसमें दवा सीधे नसों में दी जाती है। इसका मतलब एडवांटेज 100% बायोअवेलेबिलिटी, यानी 100% दवा बिना किसी रुकावट के तुरंत खून में पहुंच जाती है। इसीलिए इमरजेंसी में ये सबसे बेस्ट तरीका माना जाता है। लेकिन इसका डिसएडवांटेज भी है। दिस राउट इज लेस सेफ देन ओरल राउट। एक बार इंजेक्शन लग गया तो आप दवा को वापस नहीं निकाल सकते। टेक्निकल एंड ट्रेन पर्सन रिक्वायर्ड, और इसके लिए हमेशा एक ट्रेन प्रोफेशनल की जरूरत होती है। पेरेंट्रल में अगले दो रास्ते हैं इंट्रामस्कुलर और सबक्यूटेनियस। पहले इंट्रामस्कुलर IM को देखते हैं। इन दिस रूट द ड्रग इज एडमिनिस्ट्रेशन इनटू द मसल्स, यानी मांसपेशियों में इंजेक्शन लगाना। इसका एडवांटेज है रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन। ये IV से थोड़ा धीमा है, लेकिन इसका असर फिर भी काफी तेजी से होता है। द एब्जॉर्प्शन इज रीजनेबली यूनिफॉर्म, और दवा का अवशोषण एक समान होता है, मतलब भरोसेमंद होता है। इसका डिसएडवांटेज है ओनली 10 ml ऑफ ड्रग इज गिवन। इसमें एक सीमित मात्रा में ही दवा दी जा सकती है, लगभग 10 ml तक। लोकल पेन कॉज, एब्सेस एंड इन्फेक्शन, और कभी-कभी जहां इंजेक्शन लगा है वहां दर्द या इन्फेक्शन हो सकता है। अब देखते हैं सबक्यूटेनियस रूट SC। दिस रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन द ड्रग गिव्स अंडर द स्किन, यानी त्वचा के ठीक नीचे इंजेक्शन लगाना। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है कैन बी ईजिली सेल्फ एडमिनिस्टरिंग बाय द पेशेंट। मरीज इसे खुद भी लगा सकता है, जैसे कि इंसुलिन का इंजेक्शन। इसका डिसएडवांटेज है मैक्सिमम 2 ml ऑफ ड्रग में बी इंजेक्टेड। इसमें हम बहुत कम दवा, सिर्फ 2 ml तक ही दे सकते हैं। इरिटेंट ड्रग्स कॉज टिश्यू डैमेज, और अगर दवा जलन करने वाली हो तो ये टिश्यू को नुकसान भी पहुंचा सकती है। चलिए अब कुछ और स्पेशलाइज्ड तरीकों को देखते हैं। पहला है इंट्रा आर्टीरियल। दिस रूट द ड्रग्स आर गिवन इनटू द आर्टरीज। ये एक बहुत ही खास तरीका है जहां दवा सीधे धमनियों यानी आर्टरीज में दी जाती है। ये आमतौर पर एंटी कैंसर ड्रग्स देने में इस्तेमाल होता है, ताकि दवा सीधे ट्यूमर तक पहुंच सके। इसका एडवांटेज है बायो अवेलेबिलिटी 100%। इसमें भी बायो अवेलेबिलिटी 100% होती है। लेकिन डिसएडवांटेज है रिस्की। ये काफ़ी रिस्की होता है और एक्सपर्ट्स द्वारा ही किया जाता है। दूसरा है इन्हेलेशन। इन केस ऑफ इन्हेलेशन राउट ड्रग्स आर एडमिनिस्टर्ड आइदर एज एरेसॉल, यानी सांस के जरिए दवा लेना, जैसे अस्थमा के लिए इन्हेलर का इस्तेमाल करना। इसका एडवांटेज है इंस्टेंट एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग एंड रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन। दवा सीधे फेफड़ों में पहुंचती है और बहुत तेजी से अपना काम करती है। लेकिन इसका डिसएडवांटेज है बायो अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग डिपेंड्स ऑन द पेशेंट्स इन्हेलर टेक्निक। इसका असर इस बात पर निर्भर करता है कि मरीज इन्हेलर का इस्तेमाल कितनी सही तकनीक से कर रहा है। तीसरा है टॉपिकल राउट। द टॉपिकल रूट इज यूज्ड फॉर लोकल ट्रीटमेंट ऑफ स्किन, यानी दवा को सीधे त्वचा पर लगाना, जैसे कोई दर्द की क्रीम या एंटीसेप्टिक लगाना। इसका मकसद होता है कि दवा सिर्फ उसी जगह पर असर करे, पूरे शरीर में ना फैले। ठीक है, तो हमने दवा को शरीर में पहुंचाने का रास्ता तो चुन लिया, लेकिन अब असली कहानी शुरू होती है। दवा उस जगह से जहां उसे दिया गया है खून तक कैसे पहुंचती है। इस प्रक्रिया को कहते हैं एब्जॉर्प्शन, और यही हमारे अगले सेक्शन का फोकस है। तो ड्रग एब्जॉर्प्शन की परिभाषा क्या है? ड्रग एब्जॉर्प्शन इज मूवमेंट ऑफ द ड्रग फ्रॉम इट्स साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इनटू द सर्कुलेशन। इसका सीधा सा मतलब है दवा का अपनी जगह से निकलकर खून में शामिल होना। Not only the fraction of the administered dose that gets absorbed, but also the rate of absorption is important. मतलब सिर्फ ये ज़रूरी नहीं है कि कितनी दवा खून में गई, बल्कि ये भी बहुत ज़रूरी है कि वो कितनी तेज़ी से गई। अब ज़रा इस डायग्राम को देखिए। ये एक टैबलेट की पूरी कहानी बताता है। जब हम एक सॉलिड डोसेज फॉर्म यानी गोली खाते हैं तो वो सीधे खून में नहीं जा सकती। सबसे पहले उसे टूटना पड़ता है, जिसे डिसइंटीग्रेशन कहते हैं। फिर उसे और भी छोटे कणों में बिखरना पड़ता है, जिसे डीएग्रीगेशन कहते हैं।
और आखिर में उसे पेट के तरल में घुलना पड़ता है, जिसे डिसोल्यूशन कहते हैं। सिर्फ घुलने के बाद ही दवा उस लायक बनती है कि वो आंतों की दीवार को पार करके खून में जा सके। बिना इन स्टेप्स के दवा बस शरीर से वैसे ही बाहर निकल जाएगी। अब हम अवशोषण के कुछ उदाहरण देखते हैं। ओरल। The effective barrier to orally administered drugs is the epithelial lining of the GIT, यानी मुंह से ली गई दवाओं के लिए सबसे बड़ी रुकावट हमारी आंतों की दीवार होती है। Subcutaneous and intramuscular. The drug is deposited directly in the vicinity of the capillaries. इन तरीकों में दवा सीधे खून की छोटी छोटी नलियों के पास पहुंच जाती है, जिससे एब्जॉर्प्शन आसान हो जाता है। Topical sites. Skin, cornea. Drugs are typically applied to the skin when the skin is the desired site of action. त्वचा पर दवा तब लगाते हैं जब हमें सिर्फ त्वचा पर ही असर चाहिए होता है। अब देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग ड्रग एब्जॉर्प्शन, यानी वो कौन से कारक हैं जो दवा के सोखने पर असर डालते हैं। 1. रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ये तो हम देख ही चुके हैं। आईवी इंजेक्शन से 100% एब्जॉर्प्शन होता है, जबकि गोली खाने पर उससे कम होता है। 2. एरिया ऑफ अब्जॉर्बिंग सरफेस। जहां से दवा को एब्जॉर्ब होना है, वो जगह जितनी बड़ी होगी, एब्जॉर्प्शन उतना ही तेज और ज्यादा होगा। हमारी छोटी आंत का सरफेस एरिया बहुत बड़ा होता है, इसलिए ज्यादातर दवाएं वहीं एब्जॉर्ब होती हैं। 3. एक्वस सॉल्युबिलिटी। दवा को खून में जाने से पहले शरीर के तरल पदार्थों में घुलना पड़ता है। जो दवा जितनी आसानी से घुलेगी, वो उतनी ही जल्दी एब्जॉर्ब होगी। 4. कॉन्सेंट्रेशन। दवा की डोज जितनी ज्यादा होगी, एब्जॉर्प्शन उतना ही तेज होगा। 5. वास्कुलैरिटी ऑफ द एब्जॉर्बिंग सरफेस। जिस जगह पर ब्लड सर्कुलेशन ज्यादा होगा, वहां से दवा जल्दी खून में शामिल हो जाएगी, क्योंकि खून उसे तेजी से वहां से हटाकर आगे ले जाता है। तो दवा एब्जॉर्ब तो हो गई, लेकिन क्या इसका ये मतलब है कि 100% दवा अपना असर दिखाएगी? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। यहीं पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट आता है, जिसे कहते हैं बायो अवेलेबिलिटी। चलिए समझते हैं कि आखिर ये है क्या। तो बायो अवेलेबिलिटी क्या है? Bioavailability, the rate and extent of absorption of a drug as determined by its concentration time curve in blood. Bioavailability का मतलब है कि दी गई दवा का कितना प्रतिशत हिस्सा असल में खून तक पहुंचकर अपना काम करने के लिए उपलब्ध है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपने 100 mg की गोली खाई। अगर आपके खून में सिर्फ 70 mg ही पहुंची, तो उस दवा की बायोअवेलेबिलिटी 70% हुई। Bioavailability of drug injection IV is 100%, but is frequently lower after oral injection because IV injection की bioavailability हमेशा 100% होती है, क्योंकि वो सीधे खून में जाती है, कोई रुकावट नहीं होती। लेकिन ओरल दवा की कम होती है, क्योंकि A. The drug may be incompletely absorbed, हो सकता है दवा पूरी तरह सोख ही ना पाए, और B. The absorbed drug may undergo first pass metabolism. इसका मतलब है कि दवा लिवर के चेक पॉइंट से होकर गुजरती है, जहां लिवर खून में फैलने से पहले ही उसका कुछ हिस्सा तोड़ देता है या उसे निष्क्रिय कर देता है। अब देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग बायोअवेलेबिलिटी। A. फार्मास्यूटिकल फैक्टर्स। इसमें दवा का रूप बहुत मायने रखता है। जैसे सॉल्यूशंस की बायोअवेलेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है और कोटेड टैबलेट की सबसे कम। B. फार्माकोलॉजिकल फैक्टर्स। इसमें पेट का pH, अगर कोई और दवा साथ में ले रहे हैं तो ड्रग ड्रग इंटरैक्शंस और फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म जैसे कारक शामिल हैं। C. राउट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें पेरेंट्रल यानी इंजेक्शन की बायोअवेलेबिलिटी सबसे ज्यादा और टॉपिकल यानी त्वचा पर लगाने वाली दवाओं की सबसे कम होती है। अच्छा, तो अब हमारी दवा खून में पहुंच चुकी है। ये कुछ वैसा ही है जैसे आप ट्रेन में बैठ गए हो, लेकिन अब ट्रेन को सही स्टेशन तक भी तो पहुंचना है। दवा की इसी यात्रा को यानी खून के जरिए शरीर के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचने को ही हम ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। तो इसकी परिभाषा है ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। Drug distribution is the disbursement of an unmetabolized drug as it moves through the body's blood and tissues. मतलब दवा का खून के जरिए शरीर के अलग अलग ऊतकों यानी टिश्यूज तक फैलना। The extent of distribution of a drug depends on its दवा का डिस्ट्रीब्यूशन कई बातों पर निर्भर करता है, जैसे लिपिड सॉल्युबिलिटी। जो दवाएं फैट में आसानी से घुल जाती हैं, वे शरीर के टिश्यूज में आसानी से प्रवेश कर पाती हैं। और एक्सटेंट ऑफ बाइंडिंग टू प्लाज्मा। कुछ दवाएं खून में मौजूद प्रोटीन से जाकर चिपक जाती हैं। याद रखिएगा, जब तक दवा चिपकी रहती है वो अपना असर नहीं दिखा सकती, सिर्फ फ्री दवा ही काम करती हैं।
नीचे जो V का फॉर्मूला दिया है वो हमें ये समझने में मदद करता है कि दवा खून में ही रहती है या शरीर के टिश्यूज में ज्यादा फैल जाती है। अब देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। पहला है 1. टिश्यू परमिएबिलिटी ऑफ ड्रग्स। ये दवा के साइज और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पर निर्भर करता है कि वो टिश्यूज के अंदर जा पाएगी या नहीं। दूसरा है 2. ऑर्गन टिश्यू साइज एंड परफ्यूजन रेट, यानी किसी अंग का साइज कितना बड़ा है और वहां खून का बहाव कितना तेज है, इस पर भी डिस्ट्रीब्यूशन निर्भर करता है। वितरण को प्रभावित करने वाले कुछ और कारक हैं। 3. बाइंडिंग ऑफ ड्रग्स टू टिश्यू कॉम्पोनेंट्स, यानी दवा का खून या शरीर के दूसरे हिस्सों के कॉम्पोनेंट्स के साथ कितना जुड़ाव है। और 4. मिसलेनियस, यानी कुछ और विविध कारक जैसे एज, उम्र, प्रेगनेंसी, गर्भावस्था और डिजीज स्टेट्स, बीमारी की हालत। अब हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया पर आते हैं, मेटाबॉलिज्म या बायोट्रांसफॉर्मेशन। इंट्रोडक्शन। मेटाबॉलिज्म मीन्स केमिकल अट्रैक्शन ऑफ द ड्रग इन द बॉडी। देखिए, दवा ने अपना काम तो कर दिया, अब शरीर को उसे बाहर निकालने की तैयारी करनी है। लेकिन ज्यादातर दवाएं फैट सॉल्युबल होती हैं और शरीर उन्हें आसानी से बाहर नहीं निकाल पाता। यहीं पर हमारा लिवर एक केमिकल फैक्ट्री की तरह काम करता है। इस प्रक्रिया को मेटाबॉलिज्म कहते हैं, जिसमें लिवर दवा को पानी में घुलनशील वाटर सॉल्युबल बना देता है ताकि हमारी किडनी उसे आसानी से बाहर फेंक सके। द प्राइमरी साइट फॉर ड्रग मेटाबॉलिज्म इज लिवर। इसका मुख्य केंद्र लिवर है, पर यह किडनी, आंतों और फेफड़ों में भी होता है। अब देखते हैं टाइप ऑफ मेटाबॉलिज्म। पहला 1. इनएक्टिवेशन। मोस्ट ड्रग्स आर रेंडर्ड इनएक्टिव। ज्यादातर मामलों में मेटाबॉलिज्म दवा को निष्क्रिय कर देता है। दूसरा 2. एक्टिव मेटाबोलाइट फ्रॉम इनएक्टिव ड्रग्स। कभी-कभी एक एक्टिव दवा मेटाबोलाइज होकर एक और एक्टिव पदार्थ में बदल जाती है। तीसरा 3. एक्टिवेशन ऑफ इनएक्टिव ड्रग्स। और कुछ दवाएं जिन्हें प्रो ड्रग कहते हैं, वे शुरू में तो इनएक्टिव होती हैं और लिवर में जाकर ही अपने असली एक्टिव रूप में बदलती हैं। ये एक बहुत ही स्मार्ट तरीका है दवा डिजाइन करने का। चलिए, अब हम दवा की कहानी के आखिरी अध्याय पर पहुंच गए हैं। शरीर ने दवा को बदल तो दिया, लेकिन अब उसे पूरी तरह से सिस्टम से बाहर कैसे निकालेगा? इस सेक्शन में हम मेटाबॉलिज्म की गहराई और शरीर से दवा के बाहर निकलने के रास्तों यानी एक्सक्रीशन को समझेंगे। बायोट्रांसफॉर्मेशन रिएक्शन कैन क्लासिफाइड इनटू। मेटाबॉलिज्म की जो प्रक्रिया है वो मुख्य रूप से 2 चरणों में होती है। A. Non-synthetic /phase 1 /functionalization reactions। फेज 1 में दवा में छोटे मोटे रासायनिक बदलाव किए जाते हैं, जैसे एक फंक्शनल ग्रुप जोड़ना ताकि वो फेज 2 के लिए तैयार हो सके। B. Synthetic /conjunction /phase 2 reactions। फेज 2 में उस बदली हुई दवा के साथ शरीर का ही एक और मॉलिक्यूल जोड़ दिया जाता है, जिससे वो भारी और पानी में बहुत अच्छी से घुलनशील बन जाती है और फिर किडनी के लिए उसे पकड़कर बाहर फेंकना आसान हो जाता है। फैक्टर्स अफेक्टिंग ड्रग मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म पर भी कई चीजें असर डालती हैं, जैसे एज डिफरेंसेस, उम्र, सेक्स डिफरेंसेस, लिंग और एंजाइम इंडक्शन और इनहिबिशन। अब बात करते हैं एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग्स की। एक्सक्रीशन इज द पैसेज आउट ऑफ सिस्टेमिकली अब्जॉर्ब्ड ड्रग, यानी शरीर में फैली हुई दवा को बाहर निकालने की प्रक्रिया को एक्सक्रीशन कहते हैं। राउट्स ऑफ एक्सक्रीशन। सबसे मुख्य रास्ता है 1. यूरिन। ड्रग एक्सक्रीशन इन यूरिन अकर्स विया द किडनी, यानी किडनी के जरिए मूत्र से। ये ज्यादातर दवाओं के लिए सबसे जरूरी रास्ता होता है। दूसरा है 2 फेसेस। Apart from the unabsorbed fraction, most of the drug present in feces is derived from bile, यानी मल के रास्ते से। कुछ दवाएं जो लिवर से पित्त यानी बाइल में जाती हैं, वे इस रास्ते से शरीर से बाहर निकलती हैं। उत्सर्जन के कुछ और मार्ग भी हैं। Routes of excretion continued. 1. Exhaled air. Gases and volatile liquids are eliminated by lungs, यानी छोड़ी गई हवा से गैस और वाष्पशील दवाएं जैसे एनेस्थीसिया हमारे फेफड़ों के जरिए बाहर निकलती हैं। 2. Saliva and sweat. These are of minor importance, यानी लार और पसीना। ये दवा उत्सर्जन के लिए बहुत महत्वपूर्ण रास्ते नहीं हैं, पर कुछ दवाएं इनसे भी निकलती हैं। 3. Milk. The excretion of drug in milk is not important for the mother, but the suckling infant. यानी दूध से। दूध में दवा का उत्सर्जन मां के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन स्तनपान करने वाले शिशु को अनजाने में दवा की कुछ मात्रा मिल सकती है, इसलिए ये जानना जरूरी है। अब तक हमने जो कुछ भी पढ़ा, एब्जॉर्प्शन से लेकर एक्सक्रीशन तक, वो सब फार्माकोकाइनेटिक्स का हिस्सा था, यानी
शरीर दवा के साथ क्या करता है। लेकिन कहानी का दूसरा हिस्सा है फार्माकोडायनामिक्स, इज द स्टडी ऑफ ड्रग इफेक्ट्स, यानी दवा शरीर के साथ क्या करती है। ये हमें बताता है कि दवा अपना असर आखिर दिखाती कैसे है, और इस असर पर भी कई फैक्टर्स मॉडिफाइंग ड्रग एक्शन प्रभाव डालते हैं, जैसे किसी व्यक्ति की बॉडी साइज, एज, सेक्स, जेनेटिक्स और उसकी लाइफस्टाइल। तो आज हमने एक दवा की पूरी कहानी देखी, कैसे वो शरीर में प्रवेश करती है, अब्जॉर्प्शन, फिर पूरे शरीर में यात्रा करती है, डिस्ट्रीब्यूशन, वहाँ अपना रूप बदलती है, मेटाबॉलिज्म, और आखिर में शरीर से बाहर निकल जाती है, एक्सक्रीशन। इस पूरी एडीएमई प्रक्रिया को समझने के बाद एक सवाल खड़ा होता है, ऐसा क्यों होता है कि एक ही दवा का असर दो अलग-अलग लोगों पर अलग-अलग होता है। हमने इतने सारे कारक देखे, उम्र, जेनेटिक्स, लिवर का स्वास्थ्य और भी बहुत कुछ। आपके अनुसार इन सब में से वो कौन सा एक सबसे बड़ा फैक्टर है जो इस अंतर को पैदा करता है? इस पर जरूर सोचिएगा। अगली बार मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।